Good morning everyone. Welcome to the session Gladiators Meet Importance of B12 and D3. यदि मेरी आवाज सही से आ रही है, यदि मेरा स्क्रीन सही से दिख रहा है, एक दो लोग प्लीज टाइप LNC, यदि आवाज आ रही है और स्क्रीन सही से दिख रहा है तो गुड मॉर्निंग कालिया जी, गुड मॉर्निंग कंसारा जी, सुमन जी गुड मॉर्निंग, गायत्री द्विवेदी जी गुड मॉर्निंग, समुद्र सिंह जी गुड मॉर्निंग, गिरधर जी गुड मॉर्निंग। ओके अनीश जी थैंक यू, इट्स क्लियर। सो हम अभी सेशन स्टार्ट करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ विटामिन B12 एंड D3। हम B12 और D3 इसी पर क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि डायबिटिक्स पेशेंट्स में B12 और D3 की सबसे ज़्यादा गड़बड़ा जाती है। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि विटामिन्स क्या होते हैं। विटामिन्स मतलब शॉर्ट फॉर्म है वाइटल मिनरल्स। मिनरल्स जो हमारे शरीर में जाके सिंथेसाइज नहीं हो सकते हैं, मिनरल्स जो शरीर में जाकर उनका बाइफर्केशन होके नया फॉर्म नहीं बनता है, बल्कि जैसे है वैसे ही बॉडी में एक्सेप्ट होते हैं, उसे हम विटामिन कहते हैं या वाइटल मिनरल्स कहते हैं। ये वाइटल मिनरल्स हमारे शरीर में जाकर क्या करते हैं, तो इनका वेरियस फंक्शन होता है, लेकिन और खाने की पदार्थों की तरह या और खाने के कंटेंट्स की तरह, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, फैट्स हो गए, प्रोटीन्स हो गए, इनका सिंथेसिस या बाइफर्केशन नहीं होता है। ये जैसे अंदर जाते हैं, एब्जॉर्ब होते हैं, अपना काम करते हैं, काम कर अगर एक्स्ट्रा है तो शरीर से निकल जाते हैं, इसीलिए इनका नाम वाइटल मिनरल्स है। अब हम आगे देखते हैं इन दो मिनरल्स का हमारे शरीर पर क्या असर होता है, क्या फर्क पड़ता है। सबसे पहले जानेंगे कि हमारे शरीर में विटामिन B12 का मेजर फंक्शन क्या है। फंक्शंस ऑफ विटामिन B12 के बहुत सारे हैं, लेकिन कुछ मेजर फंक्शंस हैं, जिसके सबसे पहला फंक्शन आता है नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ ब्रेन एंड नर्वस सिस्टम। हम सबको पता है ब्रेन क्या करता है। ब्रेन हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है। यदि पूरी बॉडी को कंट्रोल रखना है, यदि नर्वस सिस्टम कंट्रोल रखना है, तो उसके लिए B12 जैसा विटामिन बेहद जरूरी है, प्रमाण में और भी जरूरी है। कम होगा तो ब्रेन सही से फंक्शन नहीं कर पाएगा, नर्वस सिस्टम सही से फंक्शन नहीं कर पाएंगे, हमें कई बार सेंसरी फंक्शन बिगड़ता है, कई बार मोटर फंक्शन बिगड़ता है। सेंसरी फंक्शन का मतलब है कि हमें जो सेंसेशन फील होती है वो, मोटर का मतलब है कि जो हमारा शरीर सेंसेशन को रिप्लाई देता है वो। तो ये दोनों तरफ से गड़बड़ हो सकती है। या तो जैसे जैसे कोई चीज गर्म है, ये हमें फील होनी चाहिए कि कोई चीज गर्म है, और हमारे बॉडी ने उस पर रिएक्ट करना चाहिए, ये दो चीजें हैं। बट क्या होता है जब B12 की डेफिशिएंसी आ जाती है, या तो ब्रेन की तरफ वो सेंसेशन सही से नहीं पहुंचता कि वो गर्म है, या तो वो ब्रेन से जो हमारे पैरों में या जहाँ पे भी वो सेंसेशन लाना चाहिए, यानी अगर पैर को लग रहा है या हाथ को लग रहा है, तो वो प्रॉपरली उस पार्ट तक नहीं जाता है कि ये सेंसेशन गर्म है, पैर हटा लो, हाथ हटा लो। इसी वजह से कई बार हाथ को, डायबिटिक पेशेंट्स को गर्म ज़्यादा लग जाने की वजह से पैर को जलन हो जल पैर जल जाता है, या पैर को लग जाता है, जख्म हो जाती है, लेकिन पता ही नहीं चलता, ब्लीड हो जाता है लेकिन पता ही नहीं चलता। तो डायबिटिक फुट जैसी जो कंडीशन है, इस नॉर्मल फंक्शनिंग के सही से नहीं होने की वजह से भी बहुत होती है। इसी तरह अगर ब्रेन के और भी फंक्शन सही ना हो तो भी हमें दिक्कत आती है। एबिलिटी ऑफ थिंकिंग, कॉग्निटिव फंक्शन का मतलब है कि हमारी सोचने समझने की शक्ति, अगर B12 सही ना हो तो सोचने समझने की शक्ति कम हो जाती है, कंसंट्रेशन कम हो जाता है। कई बार डायबिटीज के पेशेंट्स या हाई शुगर हो जाए तो पेशेंट्स क्या कहते हैं कि मैम हमें याद ही नहीं रहता है, हमारा कंसंट्रेशन ही नहीं लगता, मैं पढ़ तो रही हूँ पर याद ही नहीं रहता, या मैं पढ़ तो रहा हूँ पर मुझे फिर से रिकॉल ही नहीं होता। कॉग्निटिव इस रिकॉल फंक्शन के लिए
बेहद जरूरी है और उसी के लिए B12 की जरूरी है। फॉर्मेशन ऑफ गुड एंड फंक्शनल रेड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स बंद हो जाएंगे, लेकिन अगर B12 कम होगा या B12 बहुत कम होगा, एब्सेंट तो नहीं बोल सकते, शरीर है जिंदा है, जीरो तो कभी भी नहीं होता है, हाँ कम, बहुत कम, इस तरह होता है। यदि ऐसा कुछ हो जाता है तो प्रॉपर अच्छे से ऑक्सीजनेटेड सेल्स तैयार नहीं होते हैं, उनके अंदर शक्ति नहीं रहती है, रेड सेल्स बंद हो जाते हैं पर वो ताकत नहीं देते, जिसकी वजह से हमारे शरीर में ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम होती है, ब्रेथलेसनेस बढ़ जाता है, या आप यूं कहें थोड़ी सीढ़ियां चढ़ने से सांस फूलता है, घबराहट होती है, पाल्पिटेशन होती है। तो सही से अगर सेल्स बन जाए तो इसमें से कोई दिक्कत नहीं होती है, इसके लिए भी B12 जरूरी है। हेल्पिंग क्रिएट एंड रेगुलेट डीएनए, डीएनए क्या है? तो डीएनए, क्षमा करें, डीएनए क्या है? तो डीएनए हमारे सेल की मेमोरी है, मेमोरी स्ट्रिप है, या आप कह सकते हैं कि एक सिम का जो मेमोरी कार्ड होता है वो हमारा डीएनए है। डीएनए में मेमोरी कब से जमा होती है या कब से स्टोर होती है? तो ये हजारों लाखों साल से, जब से इंसान बना है तब से उसके डीएनए में उसकी मेमोरी। अगर एक घोड़ा है, घोड़े के डीएनए में घोड़े की मेमोरी, गधा है, गधे के डीएनए में गधे की मेमोरी, यानी रिप्रोडक्शन के वक्त उसकी वही सेल्स बनने चाहिए, उसके ग्रोथ के वक्त कान उसी तरह बनना चाहिए, बाल उसी तरह बनने चाहिए, आंखें उसी तरह बननी चाहिए। ऐसा तो कभी नहीं हुआ है ना कि इंसान पैदा हुआ है, बड़ा बड़ा होते होते घोड़ा हो गया, या घोड़ा पैदा हुआ बड़ा होते होते गधा हो गया, नहीं। तो ये जो मेमोरी हमारे सेल्स में होती है, ये डीएनए में, इस मेमोरी कार्ड में होती है, और ये मेमोरी कार्ड अगर सही से चलाना है तो इसके लिए B12 की जरूरत बहुत ज्यादा है, रादर प्रॉपर इसमें होनी चाहिए। possibly preventing congenital memory, sorry, possibly preventing congenital anomalies. congenital anomalies का मतलब क्या है कि बचपन में पैदाइशी आने वाले रोग, जैसे मैंने बताया कि डीएनए में मेमोरी सही से होगी, यही मेमोरी अगली पीढ़ी को अगर सही से पास ऑन होगी तो बीमारियां नहीं होगी। यदि ये मेमोरी सही से पास ऑन नहीं होगी तो बीमारियां डेफिनेटली होगी। इसीलिए डीएनए रेगुलेट रखते वक्त B12 रहना बहुत जरूरी है। यही रीजन है कि फॉलिक एसिड या मल्टीविटामिन जैसी मेडिसिन एक प्रेग्नेंट लेडी को दी जाती है ताकि उसका B12 प्रॉपर बना रहे, सेल मेमोरी सही से रहे, तो आगे दिक्कत नहीं आती है। नरिशेस हेयर फॉलिकल्स थ्रू प्रोडक्शन ऑफ ऑक्सीजन रिच ब्लड सेल्स। आपके बाल टूट रहे हैं, बाल डेड है, ड्राई है, छोटे हैं, इसका कारण आपके शरीर का B12 डेफिशिएंसी बिल्कुल हो सकती है। बाल ऐसे झड़ रहे हैं जैसे पूरा गुच्छा का गुच्छा है, इसका सबसे बड़ा कारण B12 डेफिशिएंसी हो सकता है। सो हमारे बालों के लिए भी B12 होना बहुत जरूरी है, रादर अनिवार्य है। शरीर में बीपी बढ़ता है या हाइपोथायरॉयडिज्म होता है, यानी थायराइड होता है, तो अगर आपका B12 सही हो तो बीपी और हाइपोथायरॉयडिज्म यानी थायराइड का रोग कंट्रोल में रहता है। B12 सही रहे तो हमारे संप्रेरक धातु, संप्रेरक धातु का मतलब है हमारे एंडोक्राइनल ग्लैंड्स के जो एक्सक्रीशंस हैं, जो हॉर्मोन्स हैं, वो सही से काम करते हैं यदि B12 सही रहे। कार्डियक रिस्क कम होता है, B12 सही से रहे तो शरीर में अथेरोस्क्लेरोसिस नहीं होता है, कच्चे सेल्स नहीं बनते हैं, सेल्स ज्यादा डेड नहीं होते हैं, या उनका प्लाक बन के अलग अलग आर्टरीज में, वेन्स में जमा नहीं होते हैं, जिसकी वजह से आपको अथेरोस्क्लेरोसिस नहीं होता है, डीवीटी, वेरिकोज वेन्स या कार्डियक कंडीशंस नहीं होती है। तो यदि अगर इस तरह की कोई कंडीशन है तो आपको ये ध्यान रखना है हर 6 महीने में अपना B12 जरूर चेक कराएं। अगर उसमें कोई दिक्कत है तो उस तरह सप्लीमेंटेशन या मेडिकेशन ले। डायबिटिक्स में ग्लूकोज हैंडलिंग ऑफ द सेल्स इन टर्न कंट्रोलिंग द शुगर्स। डायबिटीज अब ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब फंक्शन तो सभी में आ गए, लेकिन हमारे ग्लूकोज हैंडलिंग ऑफ द सेल्स, जहां मैंने पहले भी बताया कि माइटोकॉन्ड्रियल लेवल पर अगर आपका शुगर कंट्रोल रहना चाहिए, इसका मतलब है इंसुलिन के प्रेजेंस में ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन होके एडीपी का सेल एटीपी में यानी एनर्जी में कन्वर्ट होना चाहिए। तो
इसके लिए भी B12 होना अनिवार्य है। यदि अगर आप शुगर कंट्रोल चाहते हैं तो B12 प्रॉपर रखें, शुगर कंट्रोल अपने आप आ जाता है। मेजर फंक्शंस ऑफ विटामिन डी, विटामिन डी या विटामिन D3। डी और D3 में क्या फर्क है? D3 वो विटामिन है जो हमें सनलाइट से मिलता है और विटामिन डी वो है जो हमें आहार से मिलता है। तो डी में और भी प्रकार होते हैं, जिसमें से D3 ये प्रकार सनलाइट से आता है, वो आहार से नहीं आता है। रादर 25 DOH या और भी डी के जो सब टाइप्स है वो सभी आपको आहार से मिलता है। लेकिन इन ऑल जो फंक्शन है विटामिन डी का ये यही है। सबसे पहला क्या फंक्शन है विटामिन डी का? हमारी इम्यूनिटी बनाए रखता है। शरीर में हमारा इंसुलिन रेजिस्टेंस कम रख के और इन्फ्लेमेशन कंट्रोल रख के इम्यूनिटी बढ़ाई रखता है विटामिन डी। हमारे शरीर में बीमारी होने के दो ही कारण होते हैं, एक शरीर में इन्फ्लेमेशन बनता है, दो इंसुलिन रेजिस्टेंस बनता है। तो ये दोनों सिस्टम्स को कंट्रोल रखने का काम विटामिन डी करता है। दूसरा सबसे मेन काम क्या करता है विटामिन डी? कैल्शियम एंड फॉस्फेट का एब्जॉर्प्शन। यदि कैल्शियम और फॉस्फेट सही से एब्जॉर्ब हुआ तो क्या होगा? हड्डियां मजबूत बनेंगी, हमारी स्किन अच्छी ग्लो होगी, हमारे बालों की मजबूती बनेगी। इसके अलावा हमारे शरीर में जो हमारे मसल्स हैं वो स्ट्रॉन्ग बनेंगे, हमारी हर वेन्स, हर सिरा, हर कंडरा, लिगामेंट, टेंडोन, इसकी ताकत बढ़ेगी। सबसे ज्यादा अगर आपकी इम्यून सिस्टम सही रहे, मतलब ना इन्फ्लेमेशन हो रहा है ना रेजिस्टेंस हो रहा है, तो कैंसर जैसी बीमारी होगी बिल्कुल भी नहीं। तो कैंसर को पूरी तरह प्रिवेंट करने के लिए हमें याद रखना है कि विटामिन डी हमेशा बैलेंस रहे। इसके लिए मैं हमेशा पेशेंट को सजेस्ट करती हूँ, या जो भी पेशेंट ना हो नॉर्मल बंदे को भी सजेस्ट करती हूँ, 16 साल की उम्र के बाद हर 6 महीने में एक बार विटामिन डी जरूर चेक कराएं, क्योंकि क्रॉनिक विटामिन डी जैसी बीमारियां और किसी की नहीं है। क्रॉनिक विटामिन डी डेफिशिएंसी जितनी बीमारियां दे सकता है उतना और कोई नहीं दे सकता। यानी बाहर से कोई बीमारी आएगी, कोई इन्फेक्शन आएगा, आप बीमार हो गए, उससे ज्यादा बीमारी आपको विटामिन डी के क्रॉनिक डेफिशिएंसी से हो सकती है। तो उसे ध्यान रखें। 16 साल की उम्र के बाद डेफिनेटली 6 महीने बाद कराएं। बच्चों का कराना है तो हर साल में एक बार जरूर विटामिन डी चेक कराएं। यदि बच्चे प्रॉपरली धूप में नहीं खेलते हैं, या आप अच्छा सा आहार नहीं लेते हैं, या बच्चों में बहुत ज्यादा इंडोर गेम्स खेलने की आदत है, तो विटामिन डी का चेकअप जरूर कराएं। यदि बच्चे सही से खेल रहे हैं, यदि बच्चों का आहार सही है, तो 16 साल तक टेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती है। हमारा मूड बूस्ट करता है। विटामिन डी सही से होगा तो हमारा मन शांत रहेगा। हमारे हॉर्मोन्स बैलेंस करने के लिए, जैसे मैंने आपको बताया था, संप्रेरक धातु को बनाए रखने के लिए डोपामिन है, कॉर्टिसोल्स है, इनके लिए भी हमारे लिए विटामिन डी बहुत जरूरी है। सेरोटोनिन विटामिन डी के बिना बनता ही नहीं है, रादर एब्जॉर्ब भी नहीं होता, इसीलिए इसकी बहुत जरूरी है। इट कैन एड इन वेट लॉस। पेशेंट्स बताते हैं मेरा वजन ही कम नहीं हो रहा है, मैं डाइट भी ले रहा हूँ, सब ले रहे हैं, लेकिन याद रखिएगा विटामिन डी की डेफिशिएंसी से वेट लॉस नहीं होता है, वजन स्टैग्नेशन पर आ जाता है, रादर कई बार बढ़ने लगता है। तो यहाँ पर हमें सबसे पहला काम क्या करना है? क्या विटामिन डी मेरा कम है? तो पहले उस पर काम करें, तो बाकी चीजें बिल्कुल आपकी कवर हो जाएगी। हमारे रूमेटॉइड अर्थराइटिस यानी जिनको संधिवात जैसा रोग है, आमवात जैसा रोग है, मैंने जैसे बताया दो ही सिस्टम्स है, या तो इन्फ्लेमेशन हो जाएगी या रेजिस्टेंस। इन्फ्लेमेशन होगी तो कैसी बीमारियां आएगी? बीपी बढ़ेगा, रूमेटॉइड अर्थराइटिस होगा, या थायराइड जैसी बीमारी होगी। इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो टाइप 2 डायबिटीज हो जाएगा, या पीसीओडी हो जाएगा, इस तरह की बीमारियां होगी। ये दोनों को लोअर रखने के लिए विटामिन डी का बहुत बड़ा हाथ है। इसके अलावा हमारे हड्डियां और मसल्स की ताकत बढ़ाए रखने के लिए भी विटामिन डी बेहद जरूरी है। हमारी हड्डियां या मसल्स विटामिन डी के एब्सेंस में या डेफिशिएंसी में सही से नहीं बनते।
और D3 की, अब यहाँ हम मेन इस पर आते हैं कि B12 और D3 की डेफिशिएंसी डायबिटिक्स पेशेंट में क्या दिक्कत ला सकती है, क्या दिक्कत लाएगी। और पेशेंट्स में कॉमनली तो कुछ और दिक्कतें लाती है, पर स्पेशली डायबिटीज के पेशेंट्स में क्या दिक्कत लाती है। हमने DFF क्यों ज्वाइन किया है, डायबिटीज के लिए, तो हम मोस्टली उस पर कॉन्सेंट्रेट करके बात करेंगे कि अगर डायबिटीज है तो B12 और D3 की डेफिशिएंसी क्या दिक्कत लाती है, या B12 और D3 की डेफिशिएंसी किस कारण होती है। पहले किस कारण ये समझेंगे, फिर क्या दिक्कत लाती है डायबिटिक्स में, उस पर बात करेंगे। Evidence show that metformin is the most common reason for B12 deficiency. जिन लोगों को मेटफॉर्मिन 5 साल से ज्यादा चालू है, यानी जिनको डायबिटीज 5 साल से ज्यादा है, मेटफॉर्मिन पर है, उनकी B12 डेफिशिएंसी ये होती ही होती है, क्योंकि मेटफॉर्मिन का साइड इफेक्ट है B12 को एब्जॉर्ब नहीं होने देना है, गट फ्लोरा को खराब हो जाता, गट फ्लोरा का एब्जॉर्प्शन खराब करना, ये मेटफॉर्मिन का साइड इफेक्ट है। तो यहाँ पर B12 डेफिशिएंसी होती ही होती है। इसके लिए रेगुलर सप्लीमेंटेशन लेना, इंजेक्टेबल बेटर देन टैबलेट्स या कैप्सूल्स, ये आप ले सकते हैं हर बार आपके लिए। साल में एक बार कोर्स कर लिया आपने इंजेक्शन का, आपके लिए वो बहुत अच्छा रहता है, बार बार कैप्सूल्स लेने के बजाय। कॉमनेस्ट रीजन जो होता है फूड बाउंड माल एब्जॉर्प्शन, कोबालमिन का माल एब्जॉर्प्शन गिविंग प्रीनिशियस एनीमिया। जैसे मैंने पहले भी बताया है, जब डायबिटीज हो जाता है, हमारे आहार का पाचन होके शरीर को पोषण नहीं लगता है, तो इसका मतलब आप खाते तो हैं लेकिन उसका शरीर को पोषण नहीं लगता है। यही माल एब्जॉर्प्शन कोबालमिन, मिथाइल कोबालमिन, इनका एब्जॉर्प्शन नहीं होने देता। और मिथाइल कोबालमिन का सबसे पहला फंक्शन क्या है, अच्छे रेड ब्लड सेल्स बनाना। और अच्छे रेड ब्लड सेल्स का काम क्या है, अच्छे से ऑक्सीजन कैरी करना, ऑक्सीजन कैरी करके पूरे शरीर को सही से ऑक्सीजन पहुंचाना, ऑक्सीजनेटेड यानी शुद्ध रक्त पहुंचाना, जिससे एनर्जी बढ़ती है। वो अगर आपके शरीर में डायबिटीज है या B12 डेफिशिएंसी है, तो डायबिटिक के पेशेंट्स में ये ज्यादा बढ़ता है, माल एब्जॉर्प्शन ज्यादा बढ़ता है, जिससे आपको प्रीनिशियस एनीमिया यानी सही से रेड ब्लड सेल ना बनते हुए अनीमिया भी काफी दिखाई देता है। यहाँ पर और भी देखा गया है, यदि आपका ESR भी बढ़ता है, वो भी इसके कारण हो सकता है। कई बार ऐसा होता है कि B12 और D3 दोनों की साथ में जब डेफिशिएंसी हो, आपके बॉडी का इन्फ्लेमेशन बढ़ता है, ESR हमेशा रेज रहता है, प्लेटलेट काउंट गड़बड़ाए रहते हैं, और आपके शरीर में एक तरह की सूजन या वाटर रिटेंशन हमेशा बना रहता है। इसके लिए हमें इन दोनों को नॉर्मल रखना अनिवार्य है। लॉन्ग टर्म, लॉन्ग टाइम, बहुत सालों से D3 डेफिशिएंसी है, कई पेशेंट्स हैं जो नॉनवेज नहीं खाते हैं, दूध नहीं पीते, ऐसे उनकी थिंकिंग है। लेकिन इसके अलावा भी कुछ चीजें हैं, जैसे कि आप सनलाइट नहीं ले रहे हैं, प्रॉपर एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, ये उनकी कंडीशन, या D3 के आहार जो है वो नहीं ले रही है, तो उनमें शुगर लेवल्स, सॉरी उनमें जो है शुगर लेवल्स बढ़ जाते हैं। और दूसरी गड़बड़ी सबसे बड़ी क्या होती है, ये एक विशियस सर्कल बन जाता है। विशियस सर्कल का क्या मतलब है कि लॉन्ग टाइम D3 की डेफिशिएंसी की वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस आने लगता है, और इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से शुगर लेवल बढ़ते हैं। आगे यही साइकिल बहुत सालों तक चलने की वजह से ज्यादा शुगर लेवल बढ़ने से भी विटामिन डी का एब्जॉर्प्शन नहीं होता है, ये गड़बड़ हो जाती है। फिर से वही साइकिल, विटामिन डी कम होने की वजह से शुगर बढ़ के इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ के फिर शुगर बढ़ती है, और शुगर बढ़ने से फिर विटामिन डी का एब्जॉर्प्शन नहीं होता है। तो इसे कहीं ना कहीं ब्रेक करना जरूरी है। इसके लिए क्या करना है, विटामिन डी का प्रॉपर कोर्स ले, विटामिन डी प्रॉपर से रखे, इससे आपको दिक्कत नहीं होगी, इससे आपके शरीर में शुगर कंट्रोल रहने में बहुत मदद होगी। A high intake of sugar, particularly fructose, increases production of a devious enzyme that causes vitamin D3 deficiency. अब ये देखिए, आप बोलेंगे कि आप तो हमें बहुत सारा फ्रूट खाने के लिए बोलते हैं, फिर क्या दिक्कत है, फिर ये विटामिन डी डेफिशिएंसी कैसे होता है।
पाठक जी, क्या आवाज आ रही है? क्षमा करिए ब्रेक करने के लिए। हेमंत पाठक जी, क्या आप आवाज आ रही है? कोई मुझे बता सकेगा? मीनाक्षी जी, अनूप जी, एम आई क्लियरली ऑडिबल? कोई बता सकेगा क्या मेरी आवाज आ रही है? एनीबडी? किरण जी, क्या मेरी आवाज आ रही है? ओके, थैंक यू सो मच। ओके, हम आगे बढ़ते हैं। हाई इनटेक ऑफ शुगर, पर्टिकुलरली फ्रुक्टोज इनटेक प्रोडक्शन ऑफ अ डीवियस एंजाइम दैट कॉजेज विटामिन डी डेफिशिएंसी। ये बहुत अच्छे से समझने वाली बात है। हम आपको डीएफएफ में हर बार फ्रूट लेते वक्त क्या बताते हैं, या तो वो स्प्राउट्स के साथ ले लो, या स्मूदी बना के ले लो, या आप अपने ड्राई फ्रूट्स या गुड फैट के साथ ले लो, ताकि उसकी फ्रुक्टोज सही से पच सके। फ्रुक्टोज केवल अगर अकेली रहती है, यानी अगर आप केवल अकेला फ्रूट लेते हैं जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स मिड से हाई रहता है। क्या रहता है? मिड से हाई। मैं लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स के फ्रूट्स की बात नहीं कर रही हूँ। मिड से हाई अगर आपका ग्लाइसेमिक इंडेक्स रहता है केवल फ्रूट्स का, तो वहां वो फ्रुक्टोज आपकी विटामिन डी डेफिशिएंसी में दिक्कत देती है, यानी विटामिन डी डेफिशिएंट करती है। तो हमें हमेशा ध्यान रखना है, फ्रूट केवल ना खाएं, फ्रूट के साथ स्प्राउट्स ले लें ब्रेकफास्ट में। फ्रूट केवल ना खाएं, फ्रूट्स की स्मूदी बना के ले लें। केवल फ्रूट अगर खाना है तो वो लो टू मिड ग्लाइसेमिक इंडेक्स हो, मिड टू हाई ग्लाइसेमिक वाले, जैसे पपीता हो गया, केला हो गया, ऐसे फ्रूट्स अकेले ना खाएं, इसका बेहद ध्यान रखें। आम हो गया, इन चीजों का ध्यान रखें। अंडर एक्सपोजर टू सनलाइट, ये बहुत बड़ा रीजन है डायबिटिक पेशेंट्स में B12 और D3 डेफिशिएंसी का। अंडर एक्सपोजर टू सनलाइट का क्या मतलब है? आजकल जो आईटी में काम करते हैं, एसीज में काम करते हैं, बंद कमरों में काम करते हैं, सुबह 9 से रात के 9 बजे तक भी कई बार काम करते हैं, धूप में आना जाना नहीं होता है, एसी बसेस में, एसी कार्स में घूमना हो जाता है, लेकिन पर्याप्त सनलाइट नहीं लिया जाता। समझने की बात है, हमारा देश ये इक्वेटर के इतने पास है, हमारे लिए मुफ्त में सही से रोज सनलाइट आती है। सो व्हाट इज द रीजन हम अंडर एक्सपोजर रह जाए? कोई रीजन नहीं है। हमें अपने आप को जो समय देना है, जिसमें आयुर्वेद जिसे आतप सेवन कहता है, यानी एक्सपोजर टू सनलाइट डेली, ये होना ही चाहिए, ताकि मुफ्त में आपको D3 मिल सके। यहाँ पे मैं एक और इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहूंगी। ये एक रिसर्च की बात है, 2004 में ये रिसर्च हुआ था। तिल, लकीली हम उसी दिनों में है, यानी संक्रांत और उसके दिनों में है। इन दिनों में पतंग उड़ाई जाती है और तिल गुड़ खाया जाता है, तिल पट्टी, तिल चक्री खाई जाती है। ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ महाराष्ट्र में खा लिया, यूपी में खा लिया, गुजरात में नहीं। ऑल ओवर हमारी कंट्री में, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, यहाँ मुंबई से लेके कलकत्ता तक, पूरे देश में तिल पट्टी, तिल चक्री, तिल की मिठाई, गुड़ वाली, याद रखिएगा शक्कर वाली नहीं, गुड़ वाली मिठाई खाई जाती है। साथ में पतंग उड़ाई जाती है, या कुछ ना कुछ ऐसा किया जाता है जिससे आपकी बॉडी को ओवर एक्सपोजर ऑफ सन जरूर मिले। बराबर है कि नहीं? तो ये जो है, इसका बहुत बड़ा साइंटिफिक रीजन है। उत्तरायण के काल के 8 दिन जो होते हैं, संक्रांत से 4 दिन पहले, संक्रांत के 4 दिन बाद तक, इन 8 दिनों में अच्छे से अगर आपने तिल लगा के अभ्यंग करके स्नान किया, साथ में आपने अच्छा सन एक्सपोजर लिया। अगर आप अभ्यंग नहीं करते तो आप खा लें, जैसे बच्चे हैं, खा लें तिल गुड़ कुछ प्रमाण में खा के, अच्छे से सन एक्सपोजर लिया, तो साल भर का D3 आप अपने शरीर में जमा कर सकते हैं। आपको और सप्लीमेंट की जरूरत नहीं पड़ती। ये प्रॉपर आपका जामनगर का रिसर्च है, 2004 का, आप चाहे तो चेक भी कर सकते हैं। बट डेफिनेटली मैंने जो एक्सपीरियंस किया है, यदि आप इस तरह करते हैं इन 8 दिनों में अच्छे से सन एक्सपोजर, लोग तो पतंग उड़ाते हैं, अगर पतंग उड़ा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो
तो कम से कम जो इन 8 से 9 दिनों में रोज घंटे से 1.5 घंटा आप जरूर सन एक्सपोजर लें, आप जरूर तिल गुड़ खाएं या रादर तिल का तेल से अभ्यंग करें। ये बहुत अच्छा है। अंडर एक्सपोजर की वजह से आपको कभी भी विटामिन डी डेफिशिएंसी नहीं होगी। क्षमा करिएगा। अब आते हैं बेनिफिट्स पे। B12 का और D3 का डायबिटिक्स पेशेंट्स पर यानी डायबिटीज होने के बाद क्या बेनिफिट है, सही प्रमाण में रखेंगे तो क्या बेनिफिट है। सबसे पहला बेनिफिट, अगर विटामिन D3 सही से शरीर में रहेगा तो मार्जिनली सिग्निफिकेंट रिडक्शन इन फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज। याद रखिएगा, हमारा पीपी जो है वो आहार पे डिपेंड होता है, लेकिन फास्टिंग ये नियोग्लाइकोजेनेसिस पे यानी नए सेल बनने पर डिपेंड होता है। तो यदि आपका फास्टिंग बीएसएल बढ़ा हुआ आ रहा है, यदि विदाउट मेडिकेशन फास्टिंग बीएसएल बढ़ रहा है, इसका मतलब है कहीं ना कहीं विटामिन डी की गड़बड़ हो रही है। तो यहाँ पर वो इंसुलिन रेजिस्टेंस कम करने के लिए, वो कंडीशन ठीक करने के लिए प्रॉपर विटामिन D3 चाहिए। और अगर आप धूप पर्याप्त नहीं ले रहे हैं और भी D3 की डेफिशिएंसी है तो प्रॉपर सप्लीमेंटेशन लीजिए, क्योंकि मैंने शुरुआत में ही कहा था ये सिंथेसाइज नहीं होते हैं, जैसे है वैसे शरीर में जाते हैं, एब्जॉर्ब होते हैं, बाकी का जो रहता है वो निकल जाता है। पर कंडीशन ऐसी है कि निकल जाने के लिए भी उतना ही लेना जरूरी है। बहुत अधिक प्रमाण में रहता है, शरीर में डायबिटीज में सबसे बड़ी गड़बड़ हो जाती है कि वो जमा भी आसानी से हो जाता है। जैसे आम जमा होता है, टॉक्सिन जमा होता है, वैसे विटामिन भी आसानी से जमा हो जाते हैं। डायबिटीज पेशेंट में गड़बड़ सबसे पहले यही होती है कि शरीर में अच्छी चीज जितनी आसानी से एब्जॉर्ब नहीं होती है, खराब चीज उतनी ज्यादा आसानी से एब्जॉर्ब होती है। तो जब ये एक्सेस होने लगता है तब उसका स्टोरेज भी हमारे डायबिटीज पेशेंट्स में ज्यादा होने लगता है देन अ रेगुलर लेमैन या रेगुलर पर्सन जो नॉन डायबिटिक है। तो इसीलिए ध्यान रखना है, B12 D3 ले, लेकिन प्रमाण में लें। अगर उसका प्रमाण बढ़ गया तो आपको इसमें ज्यादा दिक्कत हो सकती है, एक्सेस या टॉक्सिसिटी की कंडीशन आ सकती है। इसलिए B12 या D3 का अगर आप सप्लीमेंट ले रहे हैं तो अपने कंसल्टेंट से बात करके लीजिए, प्रॉपर डोज लीजिए, अपने रेंजेस के हिसाब से लीजिए, ऐसे ही ब्लाइंडली ऑफ द काउंटर मत लो। D3 लेवल नॉर्मल रखने के लिए, नॉर्मल रखने से सबसे बड़ा फायदा किसको होता है, प्री डायबिटिक। मैं इस पर क्यों जोर दे रही हूँ, क्योंकि जैसे हम बता रहे हैं कि 2030 तक हमारे 2030 तक हमारे देश में 2 से 3 गुना ज्यादा डायबिटिक्स हो जाएंगे आज के कंपेयर में। तो उसमें हमारे ही बच्चे आते हैं, हमारी ही फैमिली आती है। तो जहां हम अपने डायबिटीज पर काम कर रहे हैं, साथ में हमारी फैमिली में किसी और को डायबिटीज ना हो उस पर भी उतना ही काम करना है। रेगुलर चेक करने हैं, D3 के सप्लीमेंट जरूरत पड़ती है तो रेगुलर देने हैं। ये कंडीशन ना आए, वो प्री डायबिटिक में भी ना जाए, इस पर भी हमें काम करना है। और यदि प्री डायबिटिक है तो विटामिन डी का रेगुलर सेवन रखें, सही से रखें, एक्सेस ना हो, डेफिशिएंसी ना हो, इस पर जरूर ध्यान दें। स्पेशली मदर्स के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि ये ज्यादातर बच्चियों में होता है, फीमेल्स में ये ज्यादा होता है, जिससे पीसीओडी बढ़ सकता है, इनफर्टिलिटी बढ़ सकती है, या इरेगुलर मेंसेस हो सकते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ने की वजह से या प्री डायबिटीज बढ़ने की वजह से। तो इस पर बहुत ध्यान दें। मैं इनफर्टिलिटी पर कई सालों से काम कर रही हूँ। कई बार ऐसा होता है कि बच्चियों यानी जो न्यूली मैरिड गर्ल्स होती हैं जिनके इरेगुलर मेंसेस है, अगर आपके उनके केवल B12 और D3 की डेफिशिएंसी भी कंट्रोल कर ले, काम कर ले, फिर भी वो कंसीव कर जाती है। रीजन इतना ज्यादा वो दिक्कत देता है, तो वहां पर हमें संभालना जरूरी है। आगे चलते हैं, डायबिटीज पर इनका असर, बेनिफिट्स क्या होते हैं। बीटा सेल फंक्शन जो हमारा इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ाता है,
बीटा सेल सही से अगर काम ना करे तो शरीर में इंसुलिन बढ़ता है, इंसुलिन का रेजिस्टेंस बढ़ता है। इसको कंट्रोल रखने के लिए विटामिन डी बहुत जरूरी है। क्रॉनिक किडनी इम्पायरमेंट इन डायबिटिक्स एट बी। क्रॉनिक किडनी डिजीज यहाँ तक आपने देखा गया है कि डायबिटिक पेशेंट्स को किडनी की कोई ना कोई दिक्कत होती ही होती है, या किडनी के पेशेंट्स में डायबिटीज होता ही होता है। तो जहां पर B12 और D3 सही रहेंगे, किडनी की बीमारी नहीं होती है, ये हमें ध्यान रखना है। तो B12 D3 डायबिटीज हो जाए तो डायबिटीज से ना घबराए, ये ध्यान रखें हर 6 महीने में B12 D3 चेक कराए ताकि वो नॉर्मल रहे तो आगे की बीमारियां आपकी रुकी रहे। B12 का सही कंजम्पशन, सही प्रमाण हमारे टाइप 2 डायबिटीज को ही नहीं, टाइप 1 को भी कंट्रोल रखती है। रोज रोज जैसे जैसे टाइप 1 में आप आगे जाते हैं उम्र में, पैंक्रियास सही से काम नहीं करते हैं, उसमें यदि B12 की डेफिशिएंसी भी हो जाए, D3 की डेफिशिएंसी भी हो जाए, तो उनका इंसुलिन लेने का प्रमाण बढ़ता जाता है, उनका जो सी पेप्टाइड है वो लो डे बाय डे होने लगता है। तो यहाँ पर इस चीज को ध्यान रखना है। लॉन्ग टर्म B12 डेफिशिएंसी से क्या होता है, पेरिफेरल न्यूरोपैथी हो जाती है, जिसकी वजह से परमानेंट नर्व डैमेज हो जाती है। 24/7 नमनेस भी रह सकता है, बर्निंग रह सकती है, प्रिकिंग रह सकती है, ठंडे पड़ जाते हैं हाथ पैर, ये भी कंडीशन है। याद रखिए, हाथ पैर केवल गर्म ही नहीं होते हैं, हाथ पैर ठंडे भी पड़ जाते हैं। कुछ भी हो जाए, मैं मोटे से मोटा सॉक्स पहन लूँ, गर्म पानी में पैर रख लूँ, कुछ भी कर लूँ, 24 आवर्स में सॉक्स पे रखूँ, फिर भी अगर फीट कोल्ड पड़नी है, कोल्ड पड़ जाती है, ये याद रखिए। इसके लिए B12 का डोज सही रहना, शरीर में उसका एब्जॉर्प्शन सही से होना, ये दोनों अनिवार्य है। मैं B12 ले तो रहा हूँ पर एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है, ये कई बार होता है। यदि ऐसा कुछ है, अपने कंसल्टेंट से बात करिए, B12 का एब्जॉर्प्शन कैसे रखना है, उनसे मदद लीजिए, उस तरह के आपने सप्लीमेंट्स लीजिए। हम DFF में बहुत सिंपल रूल फॉलो करते हैं, B12 जब भी, चाहे D3 की डेफिशिएंसी हो या ना हो, पर जब B12 की डेफिशिएंसी आती है, हम D3 के सैशेस उस दिन 24 आवर्स के अंदर लेने के लिए जरूर कहते हैं। रीजन है कि D3 के प्रेजेंस में B12 का एब्जॉर्प्शन बहुत अच्छे से होता है। रादर जहां माल एब्जॉर्प्शन की कंडीशन आ रही है, वहां पे वो माल एब्जॉर्प्शन ना होते हुए B12 मैक्सिमम पुल इन किया जाता है। इसीलिए जब भी हम B12 के इंजेक्शन लेते हैं, D3 के सैशेस जरूर देते हैं। उसके अलावा ये हमारे कंट्रोल करता है साइंस, एजिंग की साइंस को। एजिंग की साइंस का मतलब होता है चेहरे पे झुर्रियां आना, चेहरे पे झुर्रियों के साथ फाइन लाइंस आना, चेहरे पे दाग आना, स्किन काली पड़ना, स्किन लूज पड़ना, या बुढ़ापे के और भी साइन जैसे सुनाई कम देना, दिखाई कम देना, ये सब कंडीशंस को जो है कंट्रोल करने में B12 और D3 बेहद मदद करता है। हमारी इम्यूनिटी इंटैक्ट रहती है, जितने ज़्यादा हमारी इम्यूनिटी इंटैक्ट रहती है, हम उतने फिट रहते हैं। शुगर, थायराइड, BP सभी कंट्रोल रहता है। सबसे मेन, अगर B12 और D3 सही प्रमाण में होता है तो वुंड की हीलिंग सही से होती है। वुंड की हीलिंग क्यों हमारे लिए ज़रूरी है? डायबिटीज़ में सबसे बड़ी दिक्कत आती है, वुंड सही से हील नहीं होती है, जख्म बहुत समय लगा देती है हील होने के लिए। जख्म ज़्यादा दिन होती है तो उसके अल्सर फॉर्मेशन होता है, अल्सर से नेक्रोसिस, नेक्रोसिस से गैंग्रीन। आपने सुना होगा, देखा होगा, अभी इतना नहीं होता लेकिन पहले ज़माने में बहुत होता था। अनकंट्रोल डायबिटीज़ की वजह से ये कंडीशन आती है। तो ऐसे अनकंट्रोल डायबिटीज़, सबसे पहले तो इनका B12 D3 अगर कंट्रोल, अगर प्रॉपर नहीं है तो उस पर काम करना बेहद ज़रूरी है। वो करने के बाद ही हम इनकी और चीज़ों पे काम कर सकते हैं। सो हमें हमेशा याद रखना है कि अब मेरा वुंड ठीक से हील नहीं हो रहा, इमीडिएटली ये चीज़ पर ध्यान दें। B12 D3 जितना सही रहेगा, आपका जख्म सही से ठीक रहेगा, इम्यूनिटी ठीक रहेगी, आपके पैरों में, हाथों में कहीं जख्म हो भी जाए वो हील हो जाएगी। आगे डायबिटिक फुट, गैंग्रीन तक या एम्पुटेशन तक बात
जाती ही नहीं है। तो यही संभाल लें, आगे दिक्कत नहीं आएगी। अब आते हैं नॉर्मल रेंजेस के साथ, हर तरह के रेंजेस के लिए। B12 का नॉर्मल रेंज कितना होना चाहिए? 247 से 900 पिकोग्राम पर ml, ये हमारे रक्त में B12 का नॉर्मल रेंज होना चाहिए। बॉर्डर लाइन 200 से 300 तक पर्याप्त है। इसका मतलब ये है कि नॉर्मल रेंज से थोड़ा सा कम होगा तो ये बॉर्डर लाइन है, ये वार्निंग के लिए है, और बॉर्डर लाइन से थोड़ा ही जस्ट ऊपर होगा तो वो ये भी वार्निंग है। इसका मतलब है यदि आपके डॉक्टर्स 300 310 अगर आपका B12 देख के आपको इंजेक्टेबल्स का कोर्स देते हैं तो वो जरूर लीजिए। इसका सिंपल रीजन है कि आप एक तो मेटफॉर्मिन पर होंगे एक, और बॉर्डर लाइन पे आपका B12 है 2, तो आपका माल एब्जॉर्प्शन होना तो होना ही है। तो आगे चल के आपका B12 कम ना हो करके भी वो आपको इंजेक्टेबल्स का कोर्स जरूर देंगे, वो कैरी ऑन होंगे। डेफिशिएंट 200 से कम है तो भैया बहुत गड़बड़ है, बिल्कुल वो नहीं चाहिए। उसका कोर्स प्रॉपरली 8 इंजेक्शन का होता है। बॉर्डर लाइन है उसके लिए 5 इंजेक्शन भी कई बार पर्याप्त हो जाते हैं। इंजेक्शन पे मैं क्यों जोर दे रही हूँ, ध्यान रखिएगा। अगर आप B12 की मेडिसिन लेते हैं यानी कैप्सूल्स लेती हैं तो पूरा नॉर्मल रेंज आने में 6 से 9 महीने लगते हैं, जबकि इंजेक्टेबल से 5 से 8 इंजेक्शन के कोर्स यानी महीने भर में आप कवर कर सकते हैं। एक्सेस बहुत सालों से मैं B12 ले रहा हूँ, मुझे डायबिटीज है तो मैं ले ही रहा हूँ, विदाउट फेल ले ही रहा हूँ, डॉक्टर ने एक बार लिखा था फिर तो मैंने प्रिस्क्रिप्शन ही चेंज नहीं किया, ले ही रहा हूँ। ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि 900 से ज़्यादा अगर आपका B12 है तो लिवर्स किडनी हैम्पर हो सकते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यदि ऐसा कुछ हो रहा है तो इमीडिएट अपने मल्टीविटामिन बंद कराएं। इसी के लिए, इसी के चलते हम शुरुआती दौर में यानी पहले ही महीने में B12 और D3 आपको करने के लिए कहते हैं। रीजन यही है कि ये चेक कराएं, अगर ज्यादा है तो वहीं रुकाएं, कम है तो उसके लिए हम सप्लीमेंट्स दें, ताकि और फैक्टर्स पे हम काम कर सकें। ये छोटा सा फैक्टर पे ही काम करते रह जाएंगे तो हम ठीक कैसे होंगे और चीजें कैसे हमारी हील होंगी। तो इसके लिए सबसे पहला हम डाइट में आपको सबसे पहली चीज क्या देते हैं, स्प्राउट्स देते हैं। दूसरी चीज क्या देते हैं, वॉक करें। तो B12 और D3 को ठीक करने के सबसे पहला नॉर्मल वर्क, डाइट और एक्सरसाइज से हम पहला चेंज वही देते हैं, वो आपने करना ही करना है। प्लस लेवल्स आपके पहले महीने में ही चेक कराने हैं, रिपीट छठे महीने के बाद, जैसे अभी अगस्त का बैच चल रहा है फर्स्ट बैच, उनका अगले महीने B12 D3 करना जरूरी है। क्यों जरूरी है, 6 महीने में क्या फर्क आया है, कितना फर्क आया है, वो हमें देखना है। रेगुलर 6 मंथ्स में B12 D3 कराते रहे, नॉर्मल से हाई क्या है हमें पता चल जाएगा। अब आते हैं D3 के रेंजेस पर। D3 के कितने होने चाहिए, नैनोग्राम्स में, यानी पिकोग्राम से भी और भी कम। 30 to 100 नैनोग्राम जो होता है ये नॉर्मल रेंज होता है। बहुत बॉर्डर लाइन 25 to 50 होता है। 25 to 50 का रेंज क्यों बताया गया है, इतना ज्यादा अपर लिमिट बॉर्डर लाइन का क्यों बताया गया है? आइडियली आपका D3 50 से ऊपर ही रहना चाहिए। बहुत सिंपल रीजन है, D3 गुड कोलेस्ट्रॉल बनाने में शरीर की मदद करता है। और गुड कोलेस्ट्रॉल का क्या मतलब है, शरीर में फैट्स का जो डिजॉल्विंग या फैट्स का जो बाइफर्केशन या जो एब्जॉर्प्शन होता है वो सही से होता है, तो एनर्जी में ADP से ATP कन्वर्जन में सही से मदद मिलती है, जिससे शुगर कंट्रोल होती है। सो 50 के ऊपर रहे, इसका ध्यान रखें। 50 से कम हो तो डेफिनेटली D3, D-Rise, VD60 जो भी आप कहें, कैप्सूल्स, टैबलेट्स, चूएबल टैबलेट्स, सैशे सही से लें। D3 यदि आपका 25 से कम है, याद रखिएगा 25 से कम है, लेकिन 25 से कम 15 से 25 के बीच में है, तब भी आप सैशे ले सकते हैं। पर अगर 15 से कम है तो 6 लाख यूनिट्स का जो इंजेक्टेबल है वो अनिवार्य है। इरेक्टॉइल करके इंजेक्शन आता है 6 लाख यूनिट्स का, वो लेना ही लेना है। वो एक ही इंजेक्शन है,
पर वो लेना है। दूसरी बात, इंजेक्शंस का एब्जॉर्प्शन हमारे बॉडी में अच्छे से होता है रादर देन एनी मेडिसिन थ्रू योर माउथ। कारण सिंपल है, डायबिटीज में माल एब्जॉर्प्शन हो गया, पाचन नहीं होता है, एब्जॉर्प्शन वीक है, तो वही कारण है इंजेक्टेबल्स आपके लिए बेहतर है। इंजेक्शन एक ही विटामिन डी का आता है और 5 से 8 B12 के महीने में आप अपने B12 D3 को नॉर्मलाइज कर सकते हैं। बहुत डेफिशिएंट रेंज है तो हमें आगे के कंटिन्यूस डोज, जैसे महीने में एक बार B12 का इंजेक्शन या D3 के सैशे आगे का 9 महीने का कोर्स बिल्कुल लेते रहना है, ये ध्यान रखें। जनरली विटामिन डी एक्सेस नहीं होता है क्योंकि एक्स्ट्रा शरीर से वॉश ऑफ हो जाता है। बहुत कम होता है विटामिन डी का एक्सेस होना। B12 का एक्सेस होना बहुत आसान है, D3 का इतना आसान नहीं है, पर हो जाए वो भी दिक्कत देता है, तो हमें उस पर भी काम करना बेहद जरूरी है। अब आते हैं सिम्टम्स ऑफ एक्सेस एंड डेफिशिएंसी। अगर B12 की डेफिशिएंसी हो जाए तो क्या सिम्टम्स है, एक्सेस हो जाए तो क्या सिम्टम्स है। सबसे पहले अगर B12 की डेफिशिएंसी है तो सबसे पहले हमें दिखता है कंफ्यूजन। मैं कंफ्यूज हूँ, मैं ये करूँ, मैं वो करूँ, मैं मैनेजमेंट सही से कर नहीं पा रही, घर नहीं संभाल पा रही, मैं बाहर नहीं संभाल पा रही, मैं क्लिनिक नहीं संभाल पा रही, कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रहा है, या मेरी स्टडीज ही पूरी नहीं हो रही, मेरा ऑफिस की काम पूरा नहीं हो रहा, मैं सही सुबह उठ नहीं पाती हूँ, या लेट सो रात तक जागी रहती हूँ, कंफ्यूज रहते हैं। ये कंडीशन B12 डेफिशिएंसी में बहुत कॉमन है। कंफ्यूज है, मैं ये करूं वो करूं, मैंने घर के लिए ये लेना है वो ले लूं, कॉन्फिडेंस ही बहुत लो हो जाता है। डिमेंशिया, मैं भूलने लगती हूँ, मैंने घर को ताला लगाया, लाइट्स बंद किया, गीजर बंद किया, यहाँ तक की छोटी छोटी बातें भी भूलने लगते हैं। डिमेंशिया और कंफ्यूजन से डिप्रेशन बढ़ता है। क्यों? क्योंकि एंजाइटी बढ़ती है, अरे मैंने ये किया है कि नहीं, वो किया है कि नहीं, ये देखते देखते कंफ्यूजन बढ़ते बढ़ते इंसान डिप्रेशन में जाता है। तो ये ना हो, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये सिम्टम्स अगर सब दिख रहे हैं तो प्रॉपरली B12 पर ध्यान दें। मेंटेनिंग बैलेंस, चलते चलते गिर जाते हैं, मैं चलते चलते जरा सा कंकड़ आ गया, एक सीढ़ी मैंने छोड़ दी, मैं गिर गई, ये कंडीशन B12 डेफिशिएंसी में बहुत होती है। फास्ट हार्ट बीट, टैकीकार्डिया, ये मुझे बहुत सालों से है, इसका मतलब है आपको बहुत सालों से B12 डेफिशिएंसी क्रॉनिकली चल रही है, इस पर ध्यान दें। यानी आपका डायबिटीज का कारण तो सिर्फ यही है, B12 और D3 डेफिशिएंसी। तो आप अगर जड़ पे काम करेंगे तो आपका वैसे ही इम्प्रूवमेंट हो जाना है, दवाइयाँ वैसे ही कम हो जानी है, सही से डाइट लेंगे तो और भी कंट्रोल रहेगा, हेल्थ हो जाएगी प्रॉपर, मेमोरी पुअर हो जाती है, याद नहीं रहता। सोर माउथ और टंग, सबसे पहले सोर माउथ और टंग के दो मीनिंग है। कई बार हाइपर सेंसिटिविटी होने की वजह से गालों के अंदर से पेन होता है, जबान दर्द होती है, चर्न करके जो ऐसे लगता है, मिर्ची भी लग रही है, मीठा भी लग रहा है, तीखा भी लग रहा है, ऐसा पेन है, कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि दांत लग रहा है, दांत की वजह से पेन है, एक्चुअली लग नहीं रहा होता है दांत, पर बस फीलिंग होती है, ये सोरनेस होती है। इसके अलावा सोरनेस दूसरी तरह की का मतलब है स्टोमाटाइटिस, यानी मुंह फूला रहता है, हमेशा फूला रहता है, उसमें या तो छाले होते हैं, छाले नहीं भी होते हैं तो लाल हो जाता है, ये सोरनेस भी माउथ और टंग की B12 के डेफिशिएंसी के साथ रहती ही रहती है। एक्सेस हो जाए, मैंने बहुत सालों से मैं B12 ले रहा हूँ, 1500 2000 हो गया, तो सबसे पहले क्या कोई लिवर डिजीज है, क्या कैंसर है, या कोई रीनल डिसफंक्शन है, यानी आपकी किडनी की कोई दिक्कत है, क्योंकि इन तीनों में तो B12 बढ़कर ही आता है। रीजन क्या है, शरीर में एब्जॉर्ब नहीं होता, आप जो भी शरीर में खा रहे हो वो जमा होता जाता है, बाहर भी नहीं निकलता है। तो या तो आपके ये तीन चीजें हैं, यानी लिवर डिजीज है, कैंसर जैसे लुकेमिया जैसा कैंसर है, या रीनल डिसफंक्शन है, तो यहाँ एक्सेस B12 दिखेगा। तो ऐसा अगर आपको लग रहा है कि मैं B12 का सप्लीमेंट नहीं ले रहा, मैं डाइट नहीं ऐसा अलग से कर रहा, फिर भी मेरा कंडीशन है, तो इन तीन चीज़ों के लिए अपने कंसल्टेंट से बात करें, इनमें से अगर कोई दिक्कत है तो उसके ट्रीटमेंट्स प्रॉपरली लें, उसके स्पेशलिस्ट के पास जाए। हमेशा ही मेरा सर दर्द रहता है, मुझे मतली सी बनी रहती है, एसिडिटी सी होती है, उल्टी आती है,
जुलाब होते रहते हैं, कभी भी कुछ खाया तो मेरा लूज मोशन हो जाता है, थकान मेरा जाता ही नहीं है। सुबह उठूँ तो भी वीकनेस लगता है, दोपहर को वीकनेस लगता है, खाना खाओ तो वीकनेस लगता है, काम करो तो वीकनेस लगता है, मैं तो हर वक्त थका रहता हूँ। ये कंडीशन है तो एक्सेस B12 हो सकता है। याद रखिए, ये सिम्टम्स आपको डेफिशिएंसी में भी दिखे हैं, तो गड़बड़ यही होती है कि मैं लूं या ना लूं B12, बिल्कुल लीजिए, लेकिन प्रमाण में लीजिए ताकि आपका हेल्थ बना रहे। वरना जिस तरह आपके हाथ पैर सुन पड़ रहे हैं कमी में, वैसा एक्सेस में भी आपको हाथ पैर सुन पड़ना, चींटी चलने जैसा, आग होना, ये आपको डेफिनेटली दिखाई देगा। ये ना हो इसके लिए बैलेंस रखना बहुत जरूरी है। सप्लीमेंट्स ऑफ द काउंटर लेने की बजाय प्रॉपरली कंसल्टेंट से बात करके लीजिए, इसका जरूर ध्यान रखिए। अब आते हैं D3 के एक्सेस और डेफिशिएंसी में। डेफिशिएंसी में नेचुरली बोन्स में दर्द होगा, मुझे हड्डी ना हड्डी दर्द होती है। एक शब्द है जिसको हाड़ी ताप बोलते हैं, यानी हड्डियों का बुखार। ये फीलिंग अगर आपको आ रही है कि मेरे हड्डियों में बुखार है, तो डेफिनेटली D3 की डेफिशिएंसी है। मसल्स में मुझे कोई कूट रहा है, इस तरह का पेन है, मसल पेन, प्रॉपर मसल पेन इसी तरह का फीलिंग देता है D3 की डेफिशिएंसी में। इंसोम्निया, नींद ही नहीं आती है, मैं रात भर उल्लू की तरह जगा रहता हूँ, या उठ गया 2-2:30 बजे पेशाब को जाने के बाद रात भर जगा ही रहता हूँ, नींद ही नहीं आती, सुबह जाके 6-7 बजे नींद आती है, इसीलिए मैं लेट उठता हूँ, लेट एक्सरसाइज करता हूँ, या मेरा आगे का रूटीन सही से नहीं चलता। तो ये इंसोम्निया भी D3 की डेफिशिएंसी में आ सकता है। स्किन इश्यूज, हाइपर सेंसिटिविटी, सनबर्न, मैं थोड़ा सा धूप में जाता हूँ तो भी मेरी स्किन जल जाती है, मुझे जलन बर्दाश्त नहीं होती, मुझे रैशेज उठ जाते हैं, मैंने कुछ एसिडिक खा लिया, कुछ मसालेदार खा लिया तो रैश उठ जाती है। ये सब हाइपर सेंसिटिविटी है स्किन की। खुजली आ रही है, लालपन हो रहा है, बार बार फंगल इन्फेक्शन हो रहा है, या मुझे ब्लैक हेड्स उठ रहे हैं, व्हाइट हेड्स उठ रहे हैं, बाल गिर टूट रहे हैं, बाल छोटे छोटे टुकड़े होकर गिर रहे हैं, ऐसा कुछ कंडीशन आती है तो इसका मतलब है कि आपकी D3 डेफिशिएंसी होगी ही होगी। कोल्ड फीट, कोल्ड फीट आपको D3 की डेफिशिएंसी में ज्यादा रहेगी रादर देन B12 में। B12 में नमनेस रहेगा, गर्म रहेगा, लेकिन D3 में टिपिकल कोल्ड फीट ऑल द टाइम रहेगा। गर्मी का मौसम हो, ठंड का मौसम हो, कोई भी मौसम हो, डेफिनेटली कोल्ड फीट ये कंडीशन आपको बहुत अच्छी तरह दिखेगी, जिसमें 15 नैनोग्राम से अगर नीचे अगर आपका होगा D3 तो डेफिनेटली दिखेगी। इसका मतलब है ये बहुत ज्यादा डेफिशिएंसी में ही दिखता है, तो ये होगा तो बहुत बड़ी वार्निंग साइन है, इसको लीजिए, ध्यान दीजिए, काम जरूर कीजिए। मसल वीकनेस है, खासकर ट्रंक की तरफ, ट्रंक यानी छाती, पेट, पीठ, इनकी तरफ का वीकनेस लगती है, पसलियां दुखती है, नॉर्मली पसलियां नहीं दुखती है, D3 की डेफिशिएंसी में बहुत ज्यादा पसलियां दुखना ये बहुत कॉमन है। थाइज में वीकनेस लगता है, मेरे घुटने नहीं दुखते हैं, लेकिन मैं नीचे बैठ के उठता हूँ तो मैं उठ ही नहीं पाता। क्यों नहीं उठ पाता? मेरे थाइज में इतना पेन रहता है, मेरे अपर आर्म्स में इतना पेन रहता है कि ना मैं आर्म से हाथों से जोर दे पाता हूँ, ना मैं उठ पाता हूँ। घुटने तो मेरे ठीक है, फिर भी इतना पेन क्यों है? तो ये D3 की डेफिशिएंसी है। वॉडलिंग लाइक वॉकिंग, पेंगुइन की तरह चलते हैं, कई लोग, कई बच्चे भी चलते हैं। अगर आपको ऐसा दिखता है वॉडलिंग लाइक वॉकिंग यानी पेंगुइन की तरह चलते हुए बच्चे या लोग, तो यहाँ पे D3 डेफिशिएंसी होने के चांसेस हैं, क्योंकि मसल वीकनेस भी है, टेंडन लिगामेंट वीकनेस भी है, तो यहाँ पे हमें D3 पर काम करना जरूरी है। बहुत ज्यादा मैंने जैसे बताया कि एक्सेस जनरली नहीं होता है D3 का, शरीर का घड़न है, शरीर का कंडीशन है, क्योंकि वो फैट सोल्यूबल है, जितना चाहिए हमारे बॉडी का फैट एब्जॉर्ब कर लेता है, बाकी छोड़ देता है। बट बहुत सालों से मैं ले ही रहा हूँ, ले ही रहा हूँ, ले ही रहा हूँ, हर हफ्ते में विटामिन डी ले रहा हूँ, तो यहाँ पर कंफ्यूजन बनना, मसल्स में वीकनेस, क्योंकि ज्यादा विटामिन डी एब्जॉर्ब हो गया तो दूसरे विटामिन के एब्जॉर्प्शन की जगह ही नहीं है, ठीक है ना। ए बी ई के ऐसे 4 होते हैं, डी में सबसे ज्यादा जगह ली तो विटामिन ई कहाँ रहेगा, के कहाँ रहेगा, ए कहाँ रहेगा। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है, अगर एक्सेस हुआ तो ये हो जाएगा।
भूख नहीं लगेगी, बहुत ज़्यादा पेशाब आता है, बहुत ज़्यादा प्यास लगती है, चलते वक्त थकान लगती है, शरीर सूखा सूखा लगता है और कॉमनली किडनी स्टोन बनते हैं, क्योंकि विटामिन डी क्या एब्जॉर्ब करता है शरीर में, कैल्शियम और फॉस्फेट का एब्जॉर्प्शन बढ़ाता है। तो यदि ऐसा कुछ होता है तो अपने कंसल्टेंट से बात करिए, उनसे अपने रिपोर्ट्स करवाने की अपनी इच्छा जाहिर करें, रिपोर्ट्स करवाएं और रिपोर्ट्स में अगर एक्सेस या डेफिशिएंसी कुछ भी आती है, डू वर्क ऑन दैट, इट इज वेरी वेरी नेसेसरी। मैं फिर से कहूंगी, आप डीएफएफ के साथ अभी जुड़े हो, लाइफ लॉन्ग आप हमारे साथ जुड़े तो हो ही, पर ये भी ध्यान रखिए कि हर 6 महीने में, चाहे आप हमसे कनेक्ट रहें चाहे ना रहें, पर हर 6 महीने में B12 और D3 का आपने टेस्ट करवाना ही करवाना है, क्योंकि और लोगों में इतनी दिक्कत नहीं आएगी, डायबिटिक्स में डेफिनेटली दिक्कत आती ही आती है। ये ना हो इसीलिए प्रिकॉशन जरूरी है। इट इज सेड अ स्टिच इन टाइम ऑलवेज सेव्स लाइफ। सही समय पे जांच करना आपको अगली दिक्कतों से बचाता है। थैंक यू। एनी क्वेश्चंस? आई होप आप सबको सेशन समझ में आया। कोई दिक्कत है, कुछ सवाल है तो जरूर पूछिएगा। आई वुड आंसर द क्वेश्चंस। मीनाक्षी जी, मेहता जी, कुछ पूछना चाहते हैं आप? नेगी जी, सुदामाली जी, कोई सवाल है? आई होप आपको मेरा सेशन समझ में आया है। B12 और D3 के आपके क्वेश्चंस, क्वेरीज मैं रिजॉल्व कर पाई हूँ। मंडल जी, थैंक यू, अप्रिशिएट। कोई सवाल? ओके, कोई दिक्कत या कुछ पूछना होगा, मैं ग्रुप पर भी हूँ, आप ग्रुप पर भी डाल सकते हैं। थैंक यू समुंदर जी, नेगी जी थैंक यू, वेदिका मैम थैंक्स। ओके, Meenakshi ji, if D3 and B12 are okay, then there is no need for supplementary. Definitely not, ma'am. Supplementation क्यों दिया जाता है? क्योंकि आपकी कंडीशन में आपका सिंथेसिस नहीं होता। बहुत सिंपल, विटामिन क्या है? वाइटल मिनरल्स जो शरीर में जाके सिंथेसाइज नहीं हो सकते, यानी ना बन सकते हैं, ना किसी का बाइफिकेशन होके न्यू फॉर्म हो सकते हैं, इसीलिए वो शरीर में लेने होते हैं। और अगर वो नॉर्मल है तो बिल्कुल भी लेने नहीं है, क्योंकि वो नॉर्मल है, बढ़ाना थोड़ी है, एक्सेस तो नहीं करना है ना। इसीलिए हमें जैसे जितना जरूरत है उतना ही लेना है, 6 6 महीने में, इसीलिए टेस्ट करना है। हाँ जी मिस्टर पटेल, सप्लीमेंट क्या पूछना चाहते हैं आप? सारा जी थैंक यू। मदन जी पूछ रहे हैं B12 इज 651, D3 आपका 19 है। मदन जी आपको पहले, सबसे पहले एरेक्टॉइल का इंजेक्शन लीजिए। मदन थेरे जी, सबसे पहले एरेक्टॉइल का स्टार्ट इंजेक्शन लीजिए, फिर 9 महीने का सैशेज या टैबलेट्स या च्यूएबल टैबलेट्स या कैप्सूल्स का कोर्स लीजिए, अपने कंसल्टेंट से बात करिए। ओके, वेदिका मैम, हमें डाइट में सबसे पहले इसे कंट्रोल रखने के लिए सबसे सिंपल, मैंने जैसे पहले बताया था, स्प्राउट्स इज द रिच सोर्स ऑफ विटामिन B12। स्प्राउटिंग, अच्छे से अंकुरित होने वाली चीज उबाल के जब आप खाते हो तो आपके शरीर में ये प्रॉपर B12 बनता है। और D3 के लिए सन एक्सपोजर यही सही तरीका है, और चीजों पे मत जाइए, सन एक्सपोजर से जितना आएगा आपका बिल्कुल अच्छे से शरीर में D3 रहेगा ही रहेगा। जैसे मैंने अभी वेदिका मैम को बताया है, मीनाक्षी जी सेम थिंग। एनीथिंग एल्स? थैंक यू अनिता जी। मीनाक्षी जी, आई होप आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन।
ओके, आज देयर आर नो क्वेश्चंस, हम ये सेशन यहीं पे एंड करते हैं। नमस्ते।